हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ वन शॉट वीडियो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6। जी हाँ, हम बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक सारे यूनिट्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आई नो, अगर आपको डिटेल्ड और बिल्कुल डीप डिस्कशंस चाहिए तो इसके लिए आपको ये वीडियो नहीं, बाकी की सारी जो प्लेलिस्ट हैं जो मैंने बनाई है सेपरेट हर यूनिट वाइज, वो आपको पहले कवर करनी पड़ेंगी। ये वन शॉट वीडियो आपके लिए प्रॉपर रिवीजन होगा या फिर एक रात पहले जो आपकी तैयारी करनी होती है एग्जाम की, उसके लिए ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम सब कुछ कवर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आई नो आपका एग्जाम बहुत करीब है एंड उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम एक यूनिट से लेके सेकेंड थर्ड सारी 6 तक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने बात करी थी सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से, रिलीजन से, रेसेस से, नेशनैलिटी से लोग आते हैं और एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं ओनली फॉर वन पर्पस, एंड दैट पर्पस इज फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग लग जाते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का प्रोसेस है ये। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रोसेस है। उसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, ये आप सब कुछ लिख सकते हैं। परसेप्शन के लोग, एटीट्यूड के लोग, सब कुछ मिलके काम करते हैं, हर कोई लोग। देन स्टडी द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ओबी। देखिए हमने यहाँ पे दो चीजों को पढ़ना होता है जो कि हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो क्या है, एक तो है स्टडी ऑफ ग्रुप एंड एन इंडिविजुअल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, कि आप जो ग्रुप है जो काम कर रहा है और जो इंडिविजुअल है उनको स्टडी करो कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या चीजें हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। दूसरा क्या है, डायरेक्टली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि हमें ह्यूमन बिहेवियर को जानना है तो हम डायरेक्टली उन चीजों को समझें, तभी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के लिए काम कर सकते हैं। देन फीचर्स ऑफ ओबी, जिसपे हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एंड गेट द नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। क्लियर, ये हमारे फीचर्स में आएगा, ये हमारे स्टडी के अंदर आएगा जिसमें हम करेंगे फंडामेंटल्स कंसेप्ट ऑफ ओबी। देन आता है मॉडल्स ऑफ ओबी, ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल एंड कॉलेजियल मॉडल। ये चार के चार मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या मॉडल्स है, कैसे सब कुछ होता है। तो आपने क्या लिखना है ऑटोक्रेटिक मॉडल के अंदर। ऑटोक्रेटिक मॉडल यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा हुआ है जो हमने पहले डिस्कस करा है। मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूं इसका फटाफट से। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैनेजर होगा, जो सुपीरियर होगा, उसी की बात सुनी जाएगी, जो उसका मन करेगा वो डिसीजन लेगा विदाउट आस्किंग टू एनीवन। जो टीम लीड ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो टीम के मेंबर्स हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने डिसाइड कर लिया, जो मैनेजर ने डिसाइड कर लिया, आपको वही चीज माननी पड़ेगी। आप उस सिचुएशन में होता है यू नीड टू डू दिस और एल्स वाली सिचुएशन में, ये आपका डिक्टेटरशिप वाली कमांड है कि या तो एक करो वरना टाटा बाय बाय, हमें आपसे कोई मतलब नहीं, आपको हमारी बात को सुनना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑटोक्रेटिक मॉडल, जो कि एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में भी हमने पढ़ा है। देन नेक्स्ट वन इज कस्टोडियल। कस्टोडियल के अंदर क्या कहते हैं, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन मैनेजर्स बिगिन टू थिंक द सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, कि इसमें हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको एक सिक्योर एनवायरमेंट दिया जाए। कि इधर क्या होता है कि जो आपका मैनेजर है वो किस बारे में स्टडी करता है कि आपके एम्प्लॉय की नीड्स क्या है। ठीक है, जो कि हमारा ऑटोक्रेटिक में पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई इनसिक्योरिटी उनको काम को लेके कि उनको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, ये सारी चीजें उनसे बात करी जाती है, उनकी राय ली जाती है, उनकी फ्रस्ट्रेशंस को, उनके एग्रेशन को, सब कुछ झेला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कस्टोडियल बिहेवियर, जिससे उनसे बात करी जाए। और मेजरली यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है एम्प्लॉयज की। देन वी आर हैविंग सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। द सपोर्टिव मॉडल एम्फसाइजेस ऑन मोटिवेटेड एंड इंस्पायरिंग लीडर। ऐसे लीडर की यहाँ पे बात होती है जो कि अपने जो टीम मेंबर्स है उनको मोटिवेट करें, एस्पायर करें, इंस्पायर करें, ठीक है, इन्फ्लुएंस करें और उनको क्या करें, जिससे जब अच्छा काम करे तो उनको अवार्ड्स दिए जाएं और रिवॉर्ड्स मिले, बेशक वो फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो। ये सारी चीजें यहाँ पे आती है सपोर्टिव मॉडल के अंदर। देखिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड स्कीम्स बट इट इज सिंपली बेस्ड ऑन मोटिवेटिंग स्टाफ थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप।
एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर उन दोनों के अंदर हो कि हमें अपनी सक्सेस के लिए कैसे काम करना है, मोटिवेशन एंड ऑल. ओके, दिस इज सपोर्टिव मॉडल. देन लास्ट वन इज वी आर हैविंग कॉलेजियल मॉडल. इसके अंदर क्या है, जैसे हम कॉलेजेस के अंदर हमारा सीन चलता है, क्या सीन होते हैं कॉलेजेस के अंदर कि एक टीम के साथ काम करा जाता है, मिल बांट के काम करा जाता है. वैसे ही कॉलेजियल मॉडल के अंदर है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट्स नहीं है, सबको एज अ टीम की तरीके से काम करना है. सब टीम के मेंबर्स हैं और सबको बिल्कुल इक्वल एफर्ट्स डालने हैं फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज नोन एज कॉलेजियल मॉडल. ठीक है. नो वन इज वरीड अबाउट हिज स्टेटस और जॉब प्राइवेट. किसी को कोई टेंशन नहीं, ना सेफ्टी की, ना सिक्योरिटी की, ना स्टेटस की, सपोर्टिव और उनकी तरह. तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल हमें अपना काम करना है एज अ टीम मेंबर की तरह. ओके, सो दीज आर दी मॉडल्स, जो कि हमें 4 मॉडल पढ़ने थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. ना इवोल्यूशन ऑफ ओबी, क्या इवोल्यूशन है, पहले क्लासिकल थ्योरी देन मॉडर्न थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं FW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल, सॉरी, FW टेलर के प्रिंसिपल्स टेक्निक्स पढ़े और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल. इसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको एक बार देख लें और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वन शॉट पे वो चीजें लाना जरूरी है. देन वी आर हैविंग मॉडर्न थ्योरी. मॉडर्न थ्योरी के अंदर 2 थ्योरीज आती है, कॉन्टिजेंसी थ्योरी और एक आती है हमारी सिस्टम थ्योरी. ठीक है, अब आपको ये जानना है कि कॉन्टिजेंसी और सिस्टम थ्योरी क्या है, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपका मैटर करता है. इन केस ऑफ इमरजेंसी द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय. देखिए, कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या है कि अचानक से कोई विपदा आ गई, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर आप ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकते. जैसे आप हैं नो फिल्टर बिहेवियर वाले सिचुएशन, जो आपका एट अ टाइम निकले, वो वाला बिहेवियर इंप्लॉय का देखने को मिलता है कि उस टाइम पे उस सिचुएशन पे वो किस तरीके से ट्रीट करता है, क्या क्रिएटिव माइंड यूज करता है, क्या इनोवेटिव आइडिया यूज होता है. वो कंटेंजेंसी थ्योरी होती है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारे इंप्लॉय का बिहेवियर, उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं. यहाँ पे कोई फिल्टर का चांस ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता. सिस्टम थ्योरी मीन्स व्हाट, कि सब सिस्टम्स अंडर द सिस्टम्स, कि हमने सब सिस्टम्स तरीके से बना रखे हैं. लाइक अपना जो काम है और इंडिविजुअल, देखो हमने ये चीज हमारे प्रीवियस वीडियो में भी समझे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वही मैं आप पर दोहरा रही हूँ. सिस्टम मीन्स योर ऑर्गेनाइजेशन, सब सिस्टम्स मीन्स द डिपार्टमेंट्स विच वी आर हैविंग, लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड ऑल. सब सिस्टम्स अंडर द सिस्टम्स एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल सिस्टम. हर एक इंडिविजुअली काम कर रहा है. मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल का अलग डिपार्टमेंट है, सेल का अलग डिपार्टमेंट है, और ये सब कुछ मिलकर दीज इंडिविजुअल सिस्टम्स ये कंप्राइज क्या कर रहे हैं, हमारे मेन सिस्टम को, हमारे होल सिस्टम, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स को सिस्टम और सब सिस्टम तरीके से ट्रीट करा गया है. क्लियर, आप उसको कंपेयर करके यहाँ पे समझ सकते हैं. उसके बाद वी आर हैविंग इमरजेंसी एक्सपेक्ट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ओबी. क्या चैलेंजेस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर. ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बाउंड्री विदाउट हैविंग एनी हर्डल. आपको पता है कि बिना किसी प्रॉब्लम के आप सामान को इधर से उधर कर सकते हैं, गुड्स हो सर्विसेज हो. ये ग्लोबलाइजेशन आपका यहाँ पे पॉइंट बनता है. दूसरा आपका पॉइंट आता है DEI, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन और इक्विटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर वर्किंग टुगेदर, जो हमने पहले बात करी, वही डाइवर्सिटी के अंदर आएगा फॉर अचीविंग द गोल. इक्विटी मीन्स व्हाट, इक्वालिटी फॉर दोज पीपल हु हैव बीन प्लेस्ड एट द सेम टाइम एंड डूइंग द सेम टाइप ऑफ जॉब. कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई भी बायस्डनेस नहीं होगी, आप सभी को मिल के काम करना है, कोई भी नेपोटिज्म भी नहीं होगा. ठीक है. एंड इंक्लूजन स्टेटेड दैट इंक्लूडिंग ऑल द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी कितनी भी हो, बेशक कोई कहीं से भी आए, नेशनैलिटी अलग हो, रेस अलग हो, रेसेस अलग हो, रिलीजन अलग हो, लेकिन अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आपको हर चीज में इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इंक्लूड करा जाएगा. सो ये भी आपके चैलेंजेस के अंदर आता है. देन द लास्ट वन इज हाइब्रिड कल्चर. हाइब्रिड कल्चर मतलब आजकल आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं. दैट इज नोन एज फ्लेक्सी टाइम और हाइब्रिड कल्चर. क्लियर होते हैं यहाँ पे चीज आपकी. सो वेरी फर्स्ट वन इज परसेप्शन. परसेप्शन का क्या मतलब होता है अगर हम हिंदी भाषा में बात करें. सो परसेप्शन मीन्स नजरिया. हम किसी भी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज परसेप्शन. हमारा उसको लेके क्या माइंडसेट होता है, क्या हम सोचते हैं, दैट इज परसेप्शन. इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज परसेप्शन डिटरमाइंस द वे द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द सिचुएशन. किस तरीके से आप एक सिचुएशन को देखोगे, किस
तरीके से उसका डील करोगे, दैट इज नोन एज परसेप्शन। ओके, हम ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में देखें तो परसेप्शन जानना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय का, क्योंकि उसी के तरीके से वो आगे जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें करेगा। ओके, यहाँ पे हमने ये चीज यहाँ पे लिखी हुई मेंशन है कि इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस हाउ एम्प्लॉयज परसीव देयर वर्क एनवायरनमेंट, किस तरीके से देखते हैं वर्क एनवायरनमेंट को, अपने सुपीरियर्स को, कलीग्स को, टास्क को एंड एक्सेट्रा। सो अगर आपको परसेप्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द आना चाहिए नजरिया, कि आपका वे क्या है उस सिचुएशन को लेके, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, दैट इज नोन एज परसेप्शन। इज इट क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परसेप्शन के टाइप्स हमने डिस्कस करे थे, एक होता है इंटरनल परसेप्शन, एक होता है एक्सटर्नल परसेप्शन। इंटरनल का मतलब नाम से समझ आता है कि हम अपनी खुद की हाउ वी सेंस एंड इंटरप्रेट आवर ओन फीलिंग्स, अपनी खुद की फीलिंग्स को किस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। हमारे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा हुआ है, फीलिंग हंग्री एंड रियलाइजिंग यू नीड टू ईट, आपके अंदर से ये फीलिंग है जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट इज इंटरनल परसेप्शन। कि आपको पेट में दर्द हुआ, आपका मतलब भूख सी लग रही है, इरिटेट सी हो रही, तो आपको पता है कि भाई मेरे को खाना चाहिए, दिस इज द थिंग इंटरनल परसेप्शन मीन्स। एक्सटर्नल मीन्स व्हाट, कि आप किस तरीके से परसीव करते हो आउटर वर्ल्ड को थ्रू योर सेंसेस, कुछ बाहर की चीजें हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, और उसके लेकर आपकी क्या इंटरनल बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज एक्सटर्नल परसेप्शन। इसको हम डिटेल में कर चुके हैं, दैट्स व्हाई मैं इसके इतना डीप में नहीं जा रही, वरना तो ये काफी अच्छा लेंदी टॉपिक है इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी वो वाली वीडियो जरूर देखें, आपको लिंक मैं सारे प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं परसेप्शन के प्रोसेस को, जो हमने पहले भी शुरुआत में जो ऊपर बात करी वो वही था, स्टिल एक बार देखते हैं। परसेप्चुअल इनपुट, एक एग्जांपल से सारी चीजों को समझेंगे। सीइंग अ रेड ट्रैफिक लाइट, आप गए, आपने अपनी गाड़ी चलाना शुरू करा, आपको एक रेड लाइट मिली, ठीक है, रेड लाइट के ऊपर क्या है, रेड ट्रैफिक लाइट हो रही है। आपका इनपुट क्या है कि आपने देखा कि रेड लाइट हो रही है जब आप ड्राइव कर रहे थे। सेकंड, आपका परसेप्चुअल प्रोसेसिंग क्या कहेगा कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आएगा कि अभी रेड लाइट है, दैट मीन्स आई हैव टू स्टॉप, ठीक है, मेरे को रुकना है, बिकॉज रेड लाइन मीन्स कि आपको स्टॉप होना है। परसेप्चुअल आउटपुट आपने क्या करा कि आपको लगा कि भाई मेरे को अब अपनी गाड़ी धीरे धीरे रोकनी पड़ेगी बिकॉज ये रेड लाइट है, और इसका बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या है कि आपने क्या रिस्पॉन्ड करा उसको लेकर, सो आपने ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दिया। ये आपका एक्चुअल में परसेप्शन प्रोसेस है, जिसको आप एग्जाम्पल के तरीके से मैंने समझाया। इसी तरीके से आप इसको अपने डिटेल्ड वर्जन में लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं कि हो क्या रहा है। सेकंड वे पे हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं कि वो है क्या एक्चुअल में, उसको प्रोसेस करना अपने माइंड में। थर्ड वन इज व्हाट, कि आप उसको लेके कुछ ना कुछ एक्शन ले, कि इसको अगर ये चीज ऐसी है जो हमने प्रोसेसिंग में समझी, ये हमारा इसको आगे लेके इसका रिएक्शन होना चाहिए। एंड फोर्थ वन में आप वो एक्शन कर देते, ठीक है, थर्ड में सोचते हो एंड फोर्थ में वो आप एक्शन कर देते हो। क्लियर होती है चीज यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं परसेप्शन इनपुट, जो हमने वहां पे बात करी उसी को मैंने यहाँ पे किसमें लिखा हुआ है, थ्योरी वाले पार्ट में, वो तो एक एग्जांपल था सिर्फ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परसेप्चुअल इनपुट्स आर द इंफॉर्मेशन आर सेंसेस कलेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। जो आप कलेक्ट कर रहे हो, बेशक वो सेंस कोई भी हो सकती है, आप सूंघकर, कानों से सुनकर, या फिर देखकर, किसी भी तरीके से आप अपने इनपुट को तो ले सकते हैं। और उसके बाद परसेप्चुअल मैकेनिज्म क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना। थर्ड वन इज आउटपुट, योर रिएक्शन, योर रिस्पॉन्स, जो कि आप सोच रहे हो कि ये होना चाहिए आफ्टर सीइंग द इनपुट, जिसको आपने देखा, ऑब्जर्व करा। और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आपका एक्शन जो आप उसके बेस पे लोगे। क्लियर होती है, जो हमने एग्जाम्पल में समझा वही बातें यहाँ पे है। बैरियर्स टू परसेप्शन, बैरियर्स का मतलब क्या है कि इट रिलेट्स द गैप बिटवीन व्हाट द थिंग्स एक्चुअली आर, कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं और हम उनको किस तरीके से सोच रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल 9 था, वो 9 ही लिखा था किसी ने, लेकिन मैं उस तरफ से खड़े होकर देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ नहीं ये 6 है। सो व्हाट डज दैट मीन, कि जो चीज एक्चुअल में है और जो मैं सोच रही हूँ उसके बीच में गैप है, इसी को तो हम बैरियर बोलेंगे, कि चाहते कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है, दैट इज बैरियर, ऑब्स्टैकल। सो सबसे पहला क्या है, स्टीरियोटाइपिंग, सोसाइटी की थिंकिंग, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के विचार ऐसे, तो मैंने भी अपने ऐसा परसेप्शन बना लिया, ठीक है, या फिर लोगों की थिंकिंग की वजह से हमारे कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। हेलो इफेक्ट मींस व्हाट, जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर, कि एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे हमने अपने पूरे परसेप्शन को बदल दिया। किसी ने एक गलती कर दी तो हमने ये ठान लिया कि ये आदमी तो गंदा ही है,
ठीक है। सो जनरल इंप्रेशन बना लिया एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। सिमिलर टू मी इफेक्ट मीन्स व्हाट, कि मैं बायस्ड हो गई किसी को लेकर। अगर वो भी बीसीए कर रहा है, मैं भी बीसीए कर रही हूँ, तो मैं ज्यादा उसके लिए बायसनेस और मैं काफी फ्रेंड होगी कि सेम सेम, ठीक है। तो काफी मैं उसको लेकर, मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि इसको ज्यादा मेरे को प्रेफर करना है। दैट इज, इससे भी तो परसेप्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जहां मैं कुछ और सोचती अकॉर्डिंग टू उसकी पर्सनैलिटी स्किल्स, वो तो मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ क्या देखा कि वो बीसीए कर रहा है, ठीक है। तो मेरा परसेप्शन गलत बना यहाँ पे। ये बात आपको यहाँ पे समझ आती है। उसके बाद सेलेक्टिव परसेप्शन, कि अपने इंटरेस्ट के बेस पे, कि मेरा जहां इंटरेस्ट मैच कर रहा है मैं उसी चीजों को देखूं। कंट्रास्ट इफेक्ट मीन्स कंपैरिजन करके, कि पहले वाला जो एम्प्लॉय से मान लो कहीं सिलेक्शन हो रहा हो, तो मैं दूसरे एम्प्लॉय को किस चीज के बेस पे देख रही हूँ, जज कर रही हूँ, कि जो पहले एम्प्लॉय चला गया उससे कंपेयर करके। और आपको पता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कंपेयर करने को कोई मतलब नहीं बनता। हमें स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे इंसान को जज करना चाहिए। लेकिन व्हाट आई एम डूइंग, मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक परसेप्शन पे बैरियर आ गया। लास्ट वन इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन्स व्हाट वी सी एंड अवॉइड द एक्चुअल सीन्स एज पर योर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इंसान एक नजर में ही सही लगने लगा कि हाँ ये अच्छा है, अब वो कुछ गलत भी कर रहा है ना, तो आप कहोगे, अपने आप बहाना बना दोगे, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही अपने आप बना दोगे, नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी इसलिए इसने ऐसा करा, वरना ये ऐसा थोड़ी ना, तो बहुत अच्छा। परसेप्शन में प्रॉब्लम, अपने आप से आप एक्चुअल चीजों को नहीं मान रहे और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो एक्चुअल चीजों पे पर्दा आ गया, और आपकी जो चीजें हैं आपकी खुद की फेवरिज्म की वजह से वो यहाँ पे आ रही, दैट इज डिस्टोर्शन। कि आप एक्चुअल जो रियलिस्टिक परसेप्शन है वो यहाँ पे नहीं बन रहा। क्लियर होती है, ये बैरियर्स हैं, दीज आर दी बैरियर्स टू परसेप्शन। ये 6 हैं और ये 6 के जो आ सकते हैं एग्जाम में, इसको आप तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का वो है एटीट्यूड। हमने एटीट्यूड की अच्छी तरीके से बात करी थी, थोड़ा सा एक फटाफट से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। एटीट्यूड इज अ वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किस चीज को किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, दैट इज एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, फीलिंग टूवर्ड्स समथिंग। ओके, सो इट माइट बी स्टांस रिगार्डिंग अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को लेके, करेक्टर को लेके, इवेंट को लेके, इशू कोई भी जो कि आप क्या, आपकी सोच बताए और आपको उसको लेकर क्या बताए, आपकी फीलिंग्स को डिनोट करे, दैट इज एटीट्यूड। में आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड और सिकनिंग एटीट्यूड। तो ये 4 टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग, देखो मैं आपको ये सारी चीजें तो अभी नहीं डिस्कस कर रही, आपके साथ फटाफट से इसका ओवरव्यू आपको देती हूँ, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मेन वीडियो में हमने कवर करा अच्छे तरीके से। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को मैं आपको वन गो में समझाऊं तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग वो होते हैं जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं। एंड सेकेंड वन इज, उनके अंदर खुद को लेके बहुत विश्वास होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एंड हमेशा उनकी आदत ग्रेटफुल नेचर उनका होता है, कभी भी शिकायत नहीं करते। देन वो काम भी रहते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं और हमेशा चेहरे पे खुशी रहती है, और हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं, कभी भी नेगेटिव फील नहीं करते। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड, बिल्कुल उसके अपोजिट, दैट मीन्स पेसिमिस्टिक, हर चीज में कमी निकालेंगे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों नहीं है, रोते रहेंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे, ग्रेटफुल नेचर तो इनका है ही नहीं। और उसके बाद हमेशा प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे ना कि सोल्यूशन पे। ओके, एंड बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं और लोगों को लेके काफी ग्रजेस भी मन में रखते हैं। दीज पीपल आर ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। उसके बाद है न्यूट्रल एटीट्यूड, जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो कि हाँ है नहीं है, ज्यादा इनको कुछ मैटर नहीं करता, किसी की साइड नहीं लेते और सिचुएशन को देखते हैं। अनबायस्ड लोग होते हैं और काफी ऑब्जर्विंग होते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते, ज्यादा बोलते बोलते नहीं है, और बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस दिखाते हैं, क्योंकि काफी कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस को, और ज्यादातर ट्राई करते हैं कि अपने खुद में रहें एज कंपेयर टू अदर लोग, क्योंकि इनके अंदर है कि हम अपना अकेले ही खुश हैं। न्यूट्रल एटीट्यूड के लोग इस तरीके से होते हैं। उसकी बात आती है सिकनिंग एटीट्यूड के लोग, ये काफी अलग किस्म के होते हैं, इनको हर चीज से प्रॉब्लम होती है, अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं और बाकियों को अपने से कम।
ठीक है। उसके बाद हर किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और अपने आप की इनको अटेंशन चाहिए कि मेरे को सब अटेंशन दे, ठीक है। और ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, इनका काम यही होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि इनको ना खुद कुछ अच्छा करना, ना किसी दूसरे को करने देना। इनका मेन मोटिव ये है, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। क्लियर? ये 4 टाइप के एटीट्यूड हम लोगों ने पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड सिग्निंग। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, जो कि थर्ड टॉपिक है। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है आप कितने खुश हैं अपने काम से, कितने सेटिस्फाइड हैं। सो दैट मीन्स हाउ हैप्पी एंड कंटेंट अ पर्सन फील्स विद देयर जॉब। इससे क्या होगा? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, आपका एब्सेंटीज्म कम होगा और साथ ही साथ आपका जो रिलेशनशिप है अपने कोवर्कर के साथ वो भी काफी अच्छा होगा। और ये सब कुछ कब होगा? जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे। ओके। कितने टाइप के जॉब सेटिस्फैक्शन होता है? एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स व्हाट? कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको खुशी दे रहा है, आप अपने काम से खुश हैं, दैट इज इंट्रिंसिक। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एंजॉइंग द टास्क यू डू डेली। एंड एक्सट्रिंसिक मीन्स व्हाट? कि आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका इतना काम नहीं। जैसे कि क्या? आपका बोनस, आपकी सैलरी, ये सब कुछ। नाउ व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा फोर्स और ऐसी पावर जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे, उसको मैं कहूंगी कि वो मोटिवेशन है। और ये काम कौन प्ले करता है? ये मेनली ऑर्गेनाइजेशन में आपका लीडर, जो आपका मैनेजर है, उसका ये काम होता है कि आपको थोरोली मोटिवेट करता रहे फॉर अचीविंग द गोल। एंड मेनली जो मोटिवेशन है वो आपकी इंटरनल होती है। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ओके। सो इट्स व्हाट गिव्स यू द एनर्जी एंड ड्राइव टू अचीव योर गोल्स एंड कंप्लीट द टास्क। ओके, यही आपको मोटिवेट करता है आपके काम को अचीव करने के लिए। देन हमने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा था, जिसमें आपके पूरे 5 पार्ट्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स व्हाट? द बेसिक नीड्स। ओके। एंड सेफ्टी, जिसमें आप सिक्योरिटी आपको चाहिए, जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल। देन थर्ड वन इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको रिलेशनशिप्स की काफी जरूरत होती है। देन एस्टीम नीड्स, द फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि आपके खुद के पोटेंशियल क्या आप पहुंच जाते हो कि हाँ, व्हाट आई नीड आई गॉट। तो ये वो वाली सिचुएशन होती है जहां पे आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। देन हमारी बात आती है थ्योरी एक्स एंड वाई की। हमने बात करी थी थ्योरी एक्स के कौन से लोग होते हैं, थ्योरी वाई के कैसे होते हैं। थ्योरी एक्स के लोग टोटली अपोजिट होते हैं थ्योरी वाई के। थ्योरी एक्स के लोगों को काम करना बिल्कुल नहीं पसंद होता और थ्योरी वाई के लोगों को काम करना बहुत पसंद होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्योरी एक्स के जो लोग होते हैं, इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता। थ्योरी वाई सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इनके अंदर क्या नाम है, एक जोश है काम करने का, इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी एक्स के लोगों के लिए 100% आपके 24 घंटे मैनेजर की जरूरत है, जो उनके ऊपर सर पर डंडा रखे कि आपको काम करके देना है। थ्योरी वाई द पीपल जो अपने आप से सब कुछ काम करके देंगे, उनको मैनेजर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लोग होते हैं, जिसकी हमने बात यहाँ पे करनी थी। और इसी के साथ हमने सेकेंड यूनिट को फटाफट से रिवाइज करने की पूरी कोशिश करी। आई होप आपको चीजें रिवाइज हो गई हो और जो बिल्कुल ही टॉपिक पे नए हैं उनको भी कुछ ना कुछ समझ आया हो और पता लगा हो कि इस यूनिट में बेसिकली है क्या। एंड ज्यादा डिटेल वर्जन के लिए तो आपको आप वीडियोस को ही प्रेफर करना होगा 100%। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड को। यूनिट थर्ड हमारी बेसिकली पर्सनालिटी के ऊपर है, जिसमें हम टोटली सब कुछ पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। जितने भी टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी, एमबीटीआई, सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसको हम फटाफट से कवर करेंगे। सो देखिए, पर्सनालिटी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। Personality is the unique combination of thoughts, feelings, behaviors, and traits that make a person different from others. You know कि हर किसी आदमी की कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होती है जो कि उसको दूसरे से डिफरेंट बनाती है। वो खासियत क्या है? वो उसके विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसका बिहेवियर है और उसकी आदतें हैं, ट्रेड्स हैं, थॉट्स हैं। ये सब कुछ उस एक इंडिविजुअल को बाकियों से डिफरेंट बनाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि भैया इसकी पर्सनालिटी, ये इंडिविजुअल, ही इज डिफरेंट, ही इज नाइस, ही इज नॉट गुड। सब कुछ ओपिनियन हमारे उसी के बेस पे बनते हैं, हमारे परसेप्शन ही उसी के बेस पर बनते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स हाउ वी थिंक, हाउ यू एक्ट, हाउ वी इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है। यू नो वन थिंग, हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हमारे सबसे पहला ये होता है कि यार
इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। उससे मतलब क्या है, उससे कुछ और मतलब नहीं है, उससे एक ही मतलब निकल कर आता है कि आप उसके थॉट से, उसके फीलिंग से, उसके ड्रेसिंग सेंस से, उसके एक्ट से, उसके बिहेवियर से इंप्रेस हो रहे हैं। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो यही रीजन होते हैं जो कि आपको पसंद नहीं आते। सो आई थिंक कि आपको पर्सनालिटी का बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझ आ गया होगा। इसको आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, लोकस ऑफ कंट्रोल। गाइस, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें मैं अगर आपको ये चीजें ना रीड करके बताऊं तो नॉर्मल आपको ये समझना है कि किसी भी सिचुएशन में आप खुद को अकाउंटेबल फील करते हो या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल को या फिर किसी और को ब्लेम करते हो। दैट इज बेसिकली लोकस ऑफ कंट्रोल। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज पर्सनैलिटी फीचर, एक टाइप की हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी को जज करने के लिए, that explains the degree to which a person perceives themselves as accountable। कि आप सिचुएशंस में, किसी प्रॉब्लम में, नॉर्मल कोई आपकी सिचुएशन है उसमें आप खुद को चीजों को लेकर अकाउंटेबल समझते हैं, खुद को जिम्मेदार समझते हैं, या फिर उसका ब्लेम, या फिर उसके लिए किसी और को आप क्या करते हैं, दूसरे के लिए उसको अकाउंटेबल समझते हैं, खुद को नहीं। दैट इज नोन एज लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हैं फॉर इवेंट्स हैपनिंग अराउंड देम। इज इट क्लियर? अब इसके दो टाइप्स है, अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमारी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। ओके, सो लेट्स सी। द वेरी फर्स्ट वन इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या कहता है कि पीपल थिंक that they can manage the situation by themselves, कि हम चीजों को अपने आप मैनेज कर सकते हैं and we are the independent ones, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। Consider themselves responsible for everything। if something happens good or bad तो वो किसी और को उस चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगे या किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेंगे, खुद को, कि अच्छा हुआ है तो वो मेरी वजह से हुआ है, नहीं हुआ तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। मैं अपना दोष, अपना ब्लेम किसी और को नहीं दूंगी। That is a part of internal locus of control. I hope it is clear. Then we are having the next one, which is, I told you don't blame others wala point. Then more active in decision making. Of course, if you know that I am the independent one, I have to take my own decisions and I will be taking that. That means you are an active person. You are making your decisions by your own self. Is it clear? Then we are talking about external locus of control. Of course, it will be opposite of internal locus of control. The very first point says that people think that they cannot manage the situation by themselves. They are having self-doubt. हमें पता है कि हम इसको अपने आप से नहीं कर पाएंगे। That's why they always blame others. कि कुछ भी हुआ है तो हम उसको blame करेंगे, कुछ bad हुआ है तो, और कुछ अच्छा हुआ है तो उसके लिए भी we are not saying कि this is because of me, my hard work. No, I will totally say that it's just because of fate, किस्मत की वजह से या फिर कुछ लक है उसकी वजह से ये हो गया, बिकॉज हम चीजों को अपने हिसाब से हैंडल ही नहीं कर पाते। दैट्स आवर थिंकिंग इन एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। आई होप इट इज क्लियर। देन वन मोर पॉइंट, नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स एंड इन्वॉल्व लेस इन वर्क। ऑफ कोर्स वो खुद से खुश नहीं है, ना अपने काम से खुश है, और इसलिए वो चीजों में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करते। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, they think that they are the capable ones, ये अपने आप अपने decisions ले लेंगे। external think that they are not the capable ones। क्लियर? ये नहीं है कैपेबल। इंटरनल क्या सोचते हैं कि हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, ये दूसरों को ब्लेम करते हैं दोनों सिचुएशन के लिए, बेशक वो बैड हो या गुड हो। क्लियर? आपको मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पूछ लिया जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। देखो, टाइप ए एंड टाइप बी की पर्सनालिटी में जो मैंने पिंक बॉक्स में लिखा है ये मैं डिस्कस करती हूँ आपसे, आपको ऊपर वाला जब आप रीड करोगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। या आप इसको और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको टाइप ए टाइप बी के लिए सेपरेट वीडियो मिलेगी और उसको एक बार जरूर देखें। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव, impatient, वर्क ऑब्सेस्ड, अचीवमेंट ओरिएंटेड, एग्रेसिव एंड स्ट्रेस्ड। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड अगर आप ध्यान से देखें तो। टाइप ए के लोग, अगर मैं आपको हिंदी भाषा में बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जिनसे खाली नहीं बैठा जाता, इनको हर टाइम कुछ ना कुछ काम करना होता है। ये इतने एक्टिव होते हैं और इतने इम्पेशेंट होते हैं, सब्र नहीं है, बस ये कि बस मैं कुछ कर दिखाऊं, मैं कुछ अच्छा करूं और मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करूं। एक मूवी देखना भी इनके लिए प्रॉब्लम है कि मैंने अपने 3 आवर्स या 2 आवर्स क्यों वेस्ट करे, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू बिकम प्रोडक्टिव पर्सन।
इज इट क्लियर? इसलिए थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, ना, जो बंदा काम करता है उसके अंदर थोड़ा तो गुस्सा होता है कि भाई मैं भी काम करके हटाऊं एंड ऑल, और इसलिए हमेशा स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, टेंशन रहते हैं अपने काम को लेकर, एंड देर द अचीवमेंट ओरिएंटेड, कुछ पाने की इनके अंदर जोश है। अब अगर मैंने टाइप ए की इतनी अच्छाइयां कर दी हैं या फिर उनके बारे में बता दे कि भैया इतने वर्कोहॉलिक पर्सन हैं ये, तो टाइप बी क्या होगा? इसका टोटली अपोजिट। गाइस देखो, मैं आपको बहुत इजी एक राय देती हूँ। अगर आप एक पर्सनालिटी को समझ रहे हो ना, जैसे टाइप ए टाइप बी पर्सनालिटी, तो टाइप ए को समझ लो, टाइप बी उसका अपोजिट होगा। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल समझा, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के पॉइंट समझ ली, तो एक्सटर्नल उसका अपोजिट होगा। बात समझ आती है? देखो टाइप बी में आपको मेरी बात प्रूफ होती दिखाई देगी। टाइप बी क्या कहते हैं? नेवर इन हरी, कोई टेंशन नहीं जी, आराम से काम करो, हमने कौन सा कहीं भागना है, क्या जल्दी है, होगा होगा काम, नहीं होगा ना हो। और जब खेलते तो कंपटीशन के लिए नहीं कि मेरे को जीतना है, फन के लिए, मजा है, करो करो, पेशेंट है, मूवी देखो, घुमाने ले जाओ, जो मर्जी करो, रिलैक्स है, ठीक है। रिलैक्स विदाउट गिल्ट, कोई गिल्ट नहीं है, 3 घंटे के 4 घंटे भी लगा लो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जीने के हैं 4 दिन, ये वैसे लोग हैं चिल करने वाले। दिस इज टाइप बी पर्सनालिटी, टोटली अपोजिट ऑफ टाइप ए पर्सनालिटी। आपको बात समझ आती है? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द बिग 5 ट्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इस बिग 5 ट्रेट्स के अंदर हमें 5 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी की। ये देखो, मैं आपको पहले शुरुआत में बता चुकी हूँ, ये सारी क्या है? पर्सनालिटीज है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। डोंट थिंक सो कि एक इंसान टाइप ए पर्सनालिटी का है तो क्या वो इमोशनल स्टेबिलिटी वाली क्वालिटीज नहीं, सबका मिक्सचर होके एक आदमी की प्रॉपर पर्सनालिटी बनती है। लेकिन ये क्या है? ये एक तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आप कौन सी पर्सनालिटी में आते हो, वो पर्सनालिटी का नाम क्या है, मतलब कौन से डिवीजन में वो आती है। क्लियर? अब इमोशनल स्टेबिलिटी का क्या पार्ट कहता है कि जो इंसान जिसकी पर्सनालिटी इमोशनल स्टेबिलिटी वाली होगी तो उसकी क्या क्या खासियत होंगी। द वेरी फर्स्ट वन वुड बी लोअर स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेते। जॉब एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन, देखो स्ट्रेस वो इंसान नहीं लेता जिसको अपनी चीजों से सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग हो, आई एम द वन हु इज सेटिस्फाइड, तो मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। लेस नेगेटिव थिंकिंग, ज्यादा बुरा नहीं सोचते हैं, बिल्कुल बुरा नहीं सोचने की कोशिश करते, पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई दे आर द सेटिस्फाइड पार्ट। और ये इमोशनल होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, जो इंसान सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा हार्ट रखता हुआ, एक इमोशनल उसके अंदर चीजें होंगी। ओके, दिस इज द इमोशनल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट, द वेरी फर्स्ट वन। किसके अंदर हमने बात करी है? द बिग 5 ट्रेट्स के अंदर। सेकेंड वन इज एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन आपका कौन से वर्ड से निकला है? एक्सट्रोवर्ट से। दैट मीन्स बेटर इंटरपर्सनल स्किल, सबसे बात करना और सोशली एक्टिव और घुलन मिलनसार इंसान, ग्रेटर सोशल डोमिनेंस, जो मैंने अभी कहा, इमोशनली एक्सप्रेसिव, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है, शांत नहीं बैठ सकते, आप बात करने आओ और फिर देखो शुरू हो जाएंगे हम, है ना। लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप देखो, एक्सट्रोवर्ट ऐसी चीज है जो ज्यादातर आपको लीडरशिप में मिलेगी, क्यों? क्योंकि इनका काम ज्यादातर इंस्पायर करने का, इनकरेज करने का, मोटिवेट करने का होता है, और जिसके लिए कम्युनिकेशन इज हाईली रिक्वायर्ड। तो इसलिए एक्सट्रोवर्जन इनके अंदर एक स्किल्स है, एक क्वालिटी है, पर्सनालिटी के अंदर आता है इनकी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन, विच इज ओपननेस। इन देखो, ओपननेस से क्या मतलब है कि आप अपने माइंड से भी ओपन हो, मेरा ये मानना है। ओपननेस जो आपकी पर्सनैलिटी, दैट मीन्स, देखो फर्स्ट वन इज इंक्रीज लर्निंग, दैट मीन्स आप ओपन माइंडेड हो, आप लोगों के विचारों को भी सुनते हो, उनको भी एंटरटेन करते हो, सुनते हो, समझते हो और अपनी चीजों में भी उसको उतारते हो, दैट्स वाई ओपननेस आपकी पर्सनैलिटी है। क्रिएटिव, ऑफ कोर्स आप दूसरों को भी सुनते हैं, खुद के आइडियाज को भी आप पूरी हाईली वो देते हैं, अटेंशन देते हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिव, यू आर मोर फ्लेक्सिबल, मोर अडेप्टिव टू चेंज, सारी पॉइंट्स यहाँ पे आती हैं। दैट मीन्स ओपननेस, कि आप हर चीजों को लेकर बिल्कुल खुले हुए हो, आपका, आप बहुत ही ज्यादा, मैं इसको एक वर्ड दूंगी कि आप एक बहुत ही ज्यादा एडजस्टिंग नेचर के हो। ओके, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीएबलनेस की। देखो, आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उस इंसान से खुश ना हो जो कि बात माने, अग्री कर जाए इजीली, वो सबको पसंद आता है। आप मेरे को कोई चीज को मैं 1 मिनट में मान जाऊं, आप मेरे फैन हो जाओगे कि भैया बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। और ये मैं कह दूं नहीं, गलत बोल रहा है भाई, तो नहीं यार मैं नहीं मानती, गलत है, दैट मीन्स आप हो गया हर बात में नाना नुकुर नुकुर। तो एग्रीएबलनेस वाला मेरी पर्सनालिटी ने है, तो दैट मीन्स आप मेरे को इतना पसंद भी नहीं करोगे। सो एग्रीएबलनेस वाली जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं काफी लविंग होते हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग यू और आपकी बात भी मान रहे हैं। एम्पैथेटिक,
देखो एम्पैथेटिक तो होंगे, आपकी बात मानने, दैट मीन्स वो आपसे रिलेट कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस होते हैं, पोलाइट भी होते हैं। ओके सो ये सारे इनके फीचर्स कह लो, इनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स कह लो। ओके उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट वन है, और ये जब मैंने मेन वीडियो बनाई थी मैंने तभी भी कहा था कि ये मेरे से बोला नहीं जाता ये वर्ड, बट स्टिल आई विल ट्राई। कॉन्शियसनेस, पहले कॉन्शियसनेस है नहीं, आई नो, बट जो भी है आप मेरे को सिखा सकते हो, आप मेरे को जरूर कोशिश करना, बट या फॉर मी दिस इज कॉन्शियसनेस। एंड प्लीज इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आप बोलिएगा। ओके सो ये कैसे लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर प्लानिंग में, प्लानिंग एंड मैनेजिंग टास्क एफिशिएंटली, इन पे इनका फोकस होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग, एंड रिलायबल होते हैं, एंड गोल ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपस में इंटररिलेटेड है। इफ आई एम प्लानिंग समथिंग दैट मींस आई एम सेल्फ डिसिप्लिन, एंड इफ आई want to do something, that's why I'm making plan, that means I'm goal oriented also। तो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो आपके लिए पॉइंट्स बना के लिखना बहुत इजी है, एक समझ लो बाकी अपने आप दिमाग में आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े थोड़े हिंट्स देती रहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को बना सकते हैं बिना रट्टाफाई करे, बिना चीजों को रटे हुए। ठीक है, अब हम बातें हैं द लास्ट वन आई थिंक सो, इसके बाद एक और होगा जिसमें हम बात करते हैं MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। वेरी गुड वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 मार्क का क्वेश्चन। MBTI में 4 चीजें, first one is extroversion and introversion, opposite of each other, sensing, intuition, thinking, feeling, judging and perceiving, सब कुछ आपके अपोजिशन में काम करेंगे एक दूसरे के। चलिए सबसे पहला तो बहुत इजी है, एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट्स वाले, इंट्रोवर्जन अपोजिट इंट्रोवर्ट्स। तो इसके अंदर मैं आपको ये बता देती हूँ, टॉकेटिव एंड आउटगोइंग जो हमने पहले भी बात करी, थिंक आउट लाउड एंड प्रोसेस आइडियाज बाय स्पीकिंग, इनको बात करना बहुत पसंद है, अगर इनके मन में कोई विचार है, कोई धारणा है, तो बिना व्यक्त करे इनके पेट में दर्द रहेगा। तो ये बहुत ही बातें करने वाले हैं, बहुत ही अपनी चीजों को ढंग से रखने वाले हैं, बहुत ही सोशलाइज्ड पर्सन है। एंड प्रेफर एक्शन एंड वेराइटी, फील ड्रेन्ड इफ अलोन फॉर टू लॉन्ग। देखो भाई ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर ये ज्यादा देर तक ना बात करें, अकेले हो, तो इनको थका थका सा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। और मेरे को ये कहते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मैं एक्सट्रोवर्जन किस्म से ही आती हूँ, और आई नो यहाँ पे अकेले रहना एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा ड्रेनिंग वाली फीलिंग आ जाती है कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, इसलिए खुद से बात करके कर लेनी चाहिए। पर अगर कोई और देखेगा तो भी पागल समझेगा, इसलिए इंसान ढूंढते हैं कि हम उनसे बात कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। हर चीज के फायदे नुकसान है, यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, इंट्रोवर्जन की बात करते हैं। इंट्रोवर्जन कैसे होते हैं? थॉटफुल एंड रिजर्व, अपने आप से बातें करेंगे, थॉटफुल हैं, और ज्यादातर डीप और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बोलते नहीं है, ज्यादा ध्यान दिमाग पे लगाते हैं। थिंक बिफोर स्पीकिंग, एक्सट्रोवर्जन की तरह नहीं है कि जो मन में आप बोल दिया, नहीं, सोचेंगे समझेंगे, किसी को हर्ट ना हो, हम सही बोल रहे नहीं बोल रहे, प्रोसेस आइडियाज इंटरनली, इंजॉय अलोन टाइम, अकेले रहना पसंद करते हैं, एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन। ओके नाउ सेंसिंग एंड इंट्यूशन। सेंसिंग ये कहता है फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड व्हाट इज रियल, इमेजिनेशन में नहीं खोए रहते। ठीक है, इनका क्या है कि जो भी है प्रेजेंट है, जो रियल है उस पर ध्यान देंगे। पे अटेंशन टू डिटेल्स एंड फैक्ट, डिटेल्स एंड फैक्ट्स में इनका ध्यान होता है। लर्न थ्रू एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन वर्क। ओके अपना जो है एक्सपीरियंस, उन्हीं पे चीजों पे ध्यान देंगे, ये नहीं किसी की बातों पे मान लिया। बहुत ही फैक्चुअल किस्म के इंसान है ये, इतना इमेजिनेशन में और चीजों में नहीं खोए रहते। ओके देन फॉलो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर डिटेल्स में काम करते हैं। उसके बाद इसका अपोजिट ही होगा इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या है? फोकस ऑन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एंड आइडियाज, फ्यूचर में रहते हैं भैया कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। इमेजिनेशन वाली लाइफ में भी लुक फॉर हिडन मीनिंग्स एंड पैटर्न, एंजॉय ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ये होगा तो ऐसे होगा। क्रिएटिविटी जो होती है, लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स रेदर देन रिलाइंग ओनली ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, ये नहीं कि भाई जो पहले हुआ हम उसी को चलाते हैं, जैसे सेंसिंग के अंदर था कि फैक्ट्स डिटेल्स वगैरह। इनका क्या है कि कुछ नया सोचो, कुछ और क्रिएटिव सोच के आओ। ठीक है, दिस आर द पीपल ऑफ इंट्यूशन पर्सनालिटी। देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन विच इज थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग मतलब ये भी लॉजिक और फैक्ट्स पे बात करते हैं। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड प्रिंसिपल्स, व्हाई सो? बिकॉज दे आर more focused on logics. Okay, then stay objective even in emotional situation, बेशक कितनी भी इमोशनल सिचुएशन हो, इनको अपना बिल्कुल, इनका दिमाग सही तरीके से काम करता है कि हमने क्या सोचना है, कैसे, एकदम कैलकुलेटर। ओके वैल्यू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मे सीम डिटैच्ड और ब्लंट टू अदर्स। ऑफ कोर्स आपको फील ऐसा होगा कि इमोशनली इतना नहीं कनेक्टेड, तो आप कह सकते हो कि ये ज्यादा रूड भी है, ब्लंट भी है। सो ऐसा
स्वाभाविक है। देन वी आर हैविंग द फीलिंग वंस। फीलिंग वाले क्या करते हैं, फोकस और इमोशंस एंड वैल्यूज, दैट्स व्हाई इनको थिंकिंग फीलिंग बोला गया है कि ज्यादातर इमोशंस पे ध्यान देते हैं, वैल्यूज पे ध्यान देते हैं। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंपैशन एंड पर्सनल इंपैक्ट एंड कंसीडर हाउ चॉइसेस अफेक्ट अदर्स। इनको फर्क पड़ता है कि जो अपनी चीजें वो दूसरों को कैसे अफेक्ट कर रही हैं एंड ऑल, इसलिए ज्यादातर लोगों का सोचते हैं अपने से ज्यादा, हमारी मम्मियों की तरह। ठीक है, वो फीलिंग वाले उस पर्सनालिटी में आती है। वैल्यू रिलेशनशिप्स एंड हार्मनी, ज्यादातर इनके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, ना कि क्या खुद की चीज है। देन मे स्ट्रगल विद कॉन्फ्लिक्ट और टफ सिचुएशंस। टफ डिसीजन में इनको ऑफकोर्स ये बात है कि ज्यादातर अपने दिल की सुनते हैं, थिंकिंग वालों की तरह नहीं जो हमेशा अपने दिमाग को प्रायोरिटी पे रखते हैं। कभी कभार फीलिंग पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है और कभी कभार थिंकिंग, अदरवाइज आप बहुत गलत डिसीजन ले लेते हो लाइफ में। ओके, सो इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर चीज के डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट वन इज जजिंग एंड परसीविंग। जजिंग क्या कहता है, पीपल विद अ जजिंग प्रेफरेंस लाइक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। इनको हर चीज अपने तरीके से पसंद है और ज्यादातर ये स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते हैं, प्लानिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग शेड्यूल्स, टू डू लिस्ट्स, प्रेफर स्ट्रक्चर एंड क्लियर रूल्स, प्लान थिंग्स इन एडवांस। प्लानिंग तो से बोलते हैं। फील सेटिस्फाइड व्हेन टास्क आर कंप्लीटेड, व्हाई सो बिकॉज इनके प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और कैन बी फ्रस्ट्रेटेड बाय लास्ट मिनट चेंजेस, व्हाई सो बिकॉज दे डोंट वांट एनी चेंज इन देयर प्लान्स। क्योंकि प्लान बहुत मुश्किल से बनाते हैं, इसलिए इनको कोई चेंज भी नहीं पसंद होता। ठीक है, ये जजिंग नेचर के होते हैं। एंड देन वी आर हैविंग लास्ट वन, परसीविंग। परसीविंग क्या कहता है कि प्रेफर फ्लेक्सिबिलिटी, उसका अपोजिट है ये, बढ़िया फ्लेक्सिबल, चलो जो होगा देखा जाएगा। और ज्यादातर नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट के टाइम पे इनको काम करने की आदत होती है, अंडर प्रेशर में एंड क्लोज टू डेडलाइंस। ठीक है, हमारे तरह की अगर अगले दिन असाइनमेंट सबमिशन है तो आज करेंगे आराम से बढ़िया बैठ के। एंड फील रिस्ट्रिक्टेड बाय टू मच स्ट्रक्चर, ज्यादातर इनको स्ट्रक्चर और ये प्लानिंग वगैरह नहीं पसंद होती। ओपन टू लास्ट मिनट चेंजेस एंड न्यू आइडियाज। आई होप इट इज क्लियर। ओके, आपको चीज अच्छी तरीके से समझ आ रही हो तभी फायदा है। तो चलिए इसी के साथ जो हमारी थर्ड यूनिट थी, थर्ड यूनिट मतलब कि पर्सनालिटी, वो हमने शुरू से लेके आखिर तक अच्छे तरीके से कवर कर लिया। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो हमने छोड़ दिया हो या फिर अच्छे से क्लियर ना कराओ। गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4 व्हिच इज वर्क स्ट्रेस। अब ये क्या कहता है, चलिए, यस, स्ट्रेस इज अ बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू प्रेशर, चैलेंजेस और डिमांड्स। आपको पता है कि हमें स्ट्रेस कब होता है, जब कोई ना कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसको लेके हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और वो चीजें ज्यादातर कोई पॉजिटिव नहीं होती, ज्यादातर वो प्रेशर होता है, चैलेंजेस होते हैं, डिमांड्स होती हैं, लीडिंग टू फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट। ऑफकोर्स हमें तभी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, तभी हमें स्ट्रेस फील होता है। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन फील्स ओवरवेल्म्ड और अनएबल टू कॉप विद द सिचुएशन। जब हम चीजों के साथ कॉप अप नहीं कर पाते, एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेस। वो ही स्ट्रेस होता है। कभी कभार चीजों का स्ट्रेस लेना भी जरूरी है, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तब जाके हम उसको एज अ उस लेवल से स्ट्रेस समझते हैं, जो कि ज्यादातर लोग समझते हैं नेगेटिव टर्म की तरीके से। अदरवाइज पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है जिसको हम नॉर्मल लें। हर चीज का नॉर्मल इज परफेक्ट, बट ज्यादा देन इट विल बिकम अ स्ट्रेनिंग वाला पार्ट, कि जहां पे हम स्ट्रेन फील करें, थका हुआ महसूस करें, चीजों से डील ना कर पाए। ओके, दिस इज नोन एज स्ट्रेस बेसिकली। देन हम बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैन हेल्प इन मोटिवेशन बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन हार्म हेल्थ एंड वेल्थ। मैंने कहा ना, जो चीजें छोटी मोटी हो जिस पे रिएक्ट करना भी बनता है, वो जब तक के लिए सब कुछ चीजें सही है। लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाए, किसी चीज का ज्यादा टेंशन ले रहे, बहुत टाइम से वो चीजें चलती जा रही है, तब वो आपके लिए क्या बन जाती है, तब वो आपके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, और जो आपकी चीजों को अफेक्ट करे, हेल्थ वगैरह, वो चीज तब वहां पे शुरू होती है। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। इनको मैं डीप से नहीं लेके जाऊंगी, सिंपल से बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि हमें इन्वायरमेंट स्ट्रेस दे, जिसके कुछ पार्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, वो आपके हाथ में नहीं है, पैसे की कीमत बढ़ जाना, इन्फ्लेशन आ जाना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जॉब लॉस, ये आपके हाथ में नहीं। पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई, इलेक्शंस, इससे भी आपकी चीजों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज कोई है जिसकी वजह से आपने अपनी जॉब आपकी छूट गई, या फिर आप चीजों के साथ डील नहीं कर पा रहे, कॉप अप नहीं कर पा रहे, तो सारे रीजन है जो कि आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर दी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद हम बात करते हैं
पर्सनल फैक्टर्स की पर्सनल फैक्टर्स में ऑफ कोर्स आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगे और आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, लाइक फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से है, फिर कोई और स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब आप खुद किसी कर्जे में हो या फिर आपकी जॉब रिलेटेड इश्यूज हो। मैं इन चीजों को इतना डीप में नहीं समझा रही क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत डिटेल वर्जन में कर चुके हैं। यहाँ पे मैं सेम करूंगी तो वीडियो खामखा लेंदी होगी। हमारा मेन मकसद यहाँ पे चीजों को फटाफट से गो थ्रू करना, वो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टास्क की डिमांड्स ऑफ कोर्स जो कि आपको वर्कलोड देती हैं, डेडलाइंस एंड ऑल। रोल डिमांड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका ज्यादा प्रेशर, एक्सेसिव वर्क प्रेशर एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। देन थर्ड वन इज इंटरपर्सनल डिमांड्स, आपके रिलेशनशिप्स में जो कि आपके वर्किंग सराउंडिंग्स में होते हैं, जहां पे आप काम करते हैं, एंड लैक ऑफ टीम वर्क, इन चीजों से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। देन वी आर हैविंग इंडिविजुअल फैक्टर्स, आपके खुद के लाइक परसेप्शन, आपकी खुद की चीजें जो आपको स्ट्रेस दें, आपका सोशल सपोर्ट लाइक फैमिली और फ्रेंड्स, इन चीजों के लेकर भी। देन बिलीफ इन लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल हमने भी डिस्कस करा कि जब हर चीज को लेकर आप खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करें तभी भी आपको स्ट्रेस फील होता है, जब आपको पता है सब कुछ करता धरता आप ही हैं या आपको ही करना है, ठीक है, तो तब आप बहुत टेंशन लेते हैं। देन बात आती है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, क्या क्या वो इंडिकेटर्स है जिनसे आपको पता चलता है कि भाई हाँ आपको स्ट्रेस है। तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो आपका हेडेक होना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज। बिहेवियरल सिम्टम्स क्या आता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, एब्सेंटीज्म इंक्रीज होता है कि आप छुट्टियां करते हैं, टर्न और आप काम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें आप फेस करते हैं, तब जाके आप कहेंगे कि हाँ आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये क्या है, सिम्टम्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं और सिग्नल्स हैं उस कंडीशन के। उसके बाद है कि कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल अप्रोच ये रहेगी कि आप टाइम मैनेज करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, शेड्यूलिंग करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर स्लीप भी लें। एंड सोशल सपोर्ट, आपकी फैमिली से बात करना, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। देन टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, जहाँ पे ऑफ कोर्स क्लियर जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई करें कि हमें पहले चीजों को क्लियरिटी के साथ बताया जाए, वर्कलोड को मैनेज करना, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, एम्प्लॉय सपोर्ट सिस्टम को आप करें क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके एचआर आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ये चीजें आप कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए क्योंकि इससे भी आप बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करते हैं एप्रिसिएशन से, और आपका अच्छा करने का मन करता है, स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। देन आता है कंसेप्ट ऑफ बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब सिंपल है, जब आपका जो स्ट्रेस है वो इस हद तक पहुंच जाए कि वो आपको फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एग्जॉस्ट कर रहा है, वो भी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, बहुत टाइम से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो चलती 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 ही जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। आप उस चीजों की वजह से आप इतने ड्रेन फील कर रहे हो, इतना एग्जॉशन है, एक डिप्रेशन वाली चीजों की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बर्नआउट। कॉजेस क्या है, एक्सेसिव वर्कलोड और लैक ऑफ कंट्रोल और अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम बात कर चुके हैं। सिम्टम क्या है, फटीग, इरिटेबिलिटी, लो मोटिवेशन, डिक्रीज परफॉर्मेंस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इफेक्ट्स क्या होंगे इसके, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, काम कम करोगे, एब्सेंटीज्म, टर्नओवर, ये सारी बातें लिख सकते हैं। प्रिवेंशन में वही जो टेक्निक्स हमने ऊपर बात करी कि मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर आप प्लानिंग करो और टू डू लिस्ट बनाओ, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, या फिर किसी से बात करो, ये सारे आपके प्रिवेंशन के टेक्निक्स हो सकते हैं। जो लास्ट चीज है इस पूरे यूनिट के अंदर वो है काउंसलिंग, कि अगर आप इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं तो बिना किसी शंका के, बिना किसी कंफ्यूजन के, सबसे पहले काउंसलर से आप मिले। काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बातों को सुनेगा, और आपको उस टाइम पे सिर्फ एक गुड लिसनर चाहिए होता है जो कि आपकी चीजों को समझे, सुने और आपकी हेल्प करे उन चीजों को सुनकर। ज्यादातर हेल्प सुनने से ही हो जाती है, जो एडवाइस है, जो आगे की अंडरस्टैंडिंग है, वो आगे का काम करती है। लेकिन जब आप अपने आप को हल्का कर देते हो अपनी सारी बात बताकर, वो भी आपको बहुत स्ट्रेस फ्री फील करवाती है। तो काउंसलर से जाके बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कि हर किसी के लिए ही एडवाइजेबल है। ओके, सो आप ये चीज कर सकते हैं। काउंसलर अच्छा वो है जो आपकी बातों को बहुत ही सीक्रेट रखे, किसी के साथ शेयर ना करे, रिलायबल काउंसलर होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वो एम्पैथेटिक भी होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो आप काउंसलर की लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ मूव टू यूनिट 5 विच इज ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप। ये बहुत ही इजी
जो यूनिट है वो है, इसमें सारे टॉपिक्स काफी इजी, बिकॉज हम बात करेंगे ग्रुप की, टीम की, इफेक्टिव टीम लीडर क्या होता है, ये बहुत ही इजी चीजें हैं। एंड आई होप अब मैं आपको जो भी वीडियो आप देखेंगे इससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मेल पे भी और कमेंट सेक्शन पे भी। चलिए बिना किसी देरी के इस यूनिट को भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज 2 और मोर मेंबर्स। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के क्या फीचर्स हैं, कौन सा ऐसा पार्ट होगा जिसको हम देखने के बाद कहेंगे दिस इज अ ग्रुप, 2 या 2 से ज्यादा। अ ग्रुप मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, नॉट लेस देन दैट। कॉमन गोल, ऑल मेंबर्स वर्क टुगेदर टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ा जो फीचर है ग्रुप का वो ये है कि इन सभी जो भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनका एक कॉमन गोल होता है जिसको वो अचीव करने के लिए थ्रू आउट मेहनत करते हैं और सारा अपना काम करते हैं। इंटरेक्शन, मेंबर्स कम्युनिकेट, शेयर आइडियाज एंड कोऑर्डिनेट। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर आप एक ग्रुप के अंदर है तो आप आपस में बात करेंगे, अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव आइडियाज सब कुछ शेयर करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, मेंबर्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू कंप्लीट टास्क। देखिए ग्रुप का मतलब क्या है कि आपका जो काम है जो कि आपको आपके अल्टीमेटली गोल तक पहुंचाएगा उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल टास्क में, जिससे कि वो कंबाइनली हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे। तो वो जो स्मॉल टास्क हम बना रहे हैं उसमें उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये काम मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज से रिलेटेड है। इन तीनों को अलग अलग लोगों को बांटा जाता है ग्रुप के अंदर और वो उन कामों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मार्केटिंग का काम ना हो तो दैट मीन्स कि आगे वाली चीजें जो है सेल्स वगैरह वो नहीं हो पाएंगी, सिर्फ इसलिए कि अगर वो काम नहीं हुआ। तो सारी चीजें आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत इजी है, चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक का काम दूसरे के काम पर टिका हुआ है ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्रुप के अंदर हर एक मेंबर को डिफरेंट डिफरेंट काम असाइन होता है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। सो इसमें ये नहीं कि इंडिविजुअली मेरे को कोई चीज आती है तो मैंने उसको कर दिया एंड दैट्स इट। नो, आई नीड अदर पर्सन कि वो काम करेगा, उसका काम करना सही भी मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। I hope this is clear to you. Then group norms, shared rules और guidelines shape member behavior. आपका important features एक ये भी है कि आपके जो rules और guidelines वो पहले से आपको दिए जाते हैं जिसके according आपको अपने सारे काम चलाने होते हैं ग्रुप के अंदर। Roles and responsibilities, जिसमें मैंने आपको बताया सबके roles और responsibilities specified होती हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा और कितने स्पैन तक वो काम करेगा, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, रोल्स भी कि कौन आपका हेड है, कौन आपका क्या है, सबऑर्डिनेट, एवरीथिंग इज देयर। नाउ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मेंबर्स फील इमोशनली कनेक्टेड टू द ग्रुप। ये एक ऑल्सो एक फीचर आ जाता है कि अगर आप एक ग्रुप का पार्ट हो तो आप अल्टीमेटली एक ह्यूमन नेचर की वजह से अपने इमोशनली कनेक्शंस भी बना लेते हैं। सो ये 7 फीचर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या फीचर्स है ग्रुप के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, ग्रुप क्या होता है। आई होप इट इज क्लियर। आप इसको ग्रुप की डेफिनेशन या व्हाट इज ग्रुप के अंदर भी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, फीचर्स के अंदर भी, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी। तो दिस इज द प्रॉपर आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसको एक बार मैं तो ये कहूंगी कि ये जो पॉइंट्स है ना, हेडिंग्स, इसको आप एक बार थोड़ा सा याद भी कर लेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, फॉर्मल ग्रुप्स एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स मीन्स व्हाट, कि जो कि फॉर्मली चले, लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन इसको क्रिएट कर रहा है, वाई सो, बिकॉज वी वांट टू अचीव आवर पर्टिकुलर गोल। इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, यही एक रीजन है उसके एग्जिस्टेंस का, और इसलिए ग्रुप बनाया गया है जिसकी वजह से हम अपने गोल को अचीव कर सकें। सब कुछ उसी से रिलेटेड होता है। हैव अ डिफाइंड स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर चीज फॉर्मली चलती है, स्ट्रक्चर है वेल डिफाइंड, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल पता है, सबको पता है उसका सबऑर्डिनेट कौन है, कौन सुपीरियर है, किसको उनको कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज क्लियर।
ठीक है। फॉलो ऑफिशियल रूल्स एंड पॉलिसीज, अपनी मर्जी से चीजें नहीं चलती। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो आपको गोल डिसाइडेड है, उसी तरीके से आपको सारे काम करने हैं। अपनी मन मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। ठीक है। एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट टीम्स, एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक कंपनी प्रोजेक्ट। ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि आपको टीम्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उनको काम असाइन करा जाता है। फॉर्मली कब है कि जब वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करे, फॉर्मल ग्रुप्स हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल ग्रुप्स, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि फॉर्मल है तो दूसरा आपका इनफॉर्मल ग्रुप है। फॉर्म नेचुरली अमंग द एम्प्लॉयज। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टाइम तक के लिए काम करते हैं तो बिकॉज ऑफ योर ह्यूमन नेचर, और आप वहां पे हैं, आप एक तरीके से देखा जाए तो आप इंसान ही तो हैं, तो आपका ये स्वाभाविक है कि आप लोगों से रिलेशंस बनाएंगे, फ्रेंडशिप्स करेंगे, सोशल नीड्स को अपनी सेटिस्फाई करने के लिए। सो दीज आर द ग्रुप्स जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप और सोशल नीड्स। नो ऑफिशियल स्ट्रक्चर असाइन रोल्स, इसके लिए कोई आपका ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है कि आप मेरे फ्रेंड है तो मेरे को पहले बात करनी पड़ेगी, कि पहले मैं उस फ्रेंड से बात करूं तब मैं आपसे रिलेट कर पाऊंगा। नहीं, जिससे मर्जी आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है वेल डिफाइंड। एंड साथ साथ हेल्प इन इंप्रूविंग टीम वर्क एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए, इनफॉर्मल ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इनफॉर्मल ग्रुप्स आपको एक अलग हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको कभी फॉर्मल ग्रुप में इतना नहीं खास देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपका मेन मकसद आपके काम पे होता है। लेकिन यहाँ पे आप अपनी फ्रेंडशिप्स भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो ये आपको अंदर से सेटिस्फाई फील कराता है और आपका अगले दिन मतलब आपकी जॉब में आने का मन भी करेगा कि चलो अब हम जाते हैं, वहां पे मेरे को वो मिलेगा या वो मिलेगी, तो मेरे को वहां पे हंसी मजाक होगा, तो काम करने में और मन लगेगा। देखिए, जहां मस्ती मजाक होता है वहां काम और अच्छे से होता है। अगर एकदम बुत बन के बैठोगे तो वहां पे इतनी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं आती, एब्सेंटिज्म भी बढ़ता है। ठीक है, आप सब रिलेट कर सकते हैं इसे। फ्रेंडशिप ग्रुप्स, कलीग्स हु लंच टुगेदर, खाना खाने में भी साथ जो मजा है वो अकेले खाने में नहीं है। व्हाट इज टीम? A team is a group of two or more people who work together to reach a goal. कि साथ में काम कर रहे हैं एक से दो से ज्यादा लोग, किस चीज के लिए? गोल को अचीव करने के लिए। टीम्स हेल्प बिजनेसेस बाय इंप्रूविंग टीम वर्क, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये इनका काम होता है। दे मेक वर्क मोर इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट देन अ स्ट्रिक्ट बॉस एम्प्लॉय सिस्टम। देखिए, जब हम एक टीम में होते हैं तो हमें पता होता है कि हम सब कुछ, हम सारे जितने भी लोग हैं, हम सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल पोजीशन पे हैं। हमें पता है किसको कब कहाँ रोकना है, किसको हमारी जरूरत है, कैसे हम और अच्छे तरीके से एफिशिएंट बन सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो सारे मिलकर काम करते हैं एक दूसरे की ग्रोथ के लिए और हमारे गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे आपके सबके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अपना ओहदा है, वो अलग चीज है। टीम की सबसे खासियत क्या है कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट बॉस एम्प्लॉय सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। टीम वर्क है, साथ मिलजुल के काम करने वाली बात है। कोई भी सबॉर्डिनेट और सुपीरियर वाला कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो कोई स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके आंसर को और आउटशाइन करके लाएगा कि आपको चीजें पता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस। हमें ये चीज पता है कि लीडरशिप का मतलब है कि जो भी लीडर होगा, जो भी एग्जीक्यूटिव होगा, वो डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ये सारा काम हमारा किसका होता है? लीडर का होता है। और ये सब कुछ क्यों करता है? कि जिससे कि वो हमारे बिहेवियर को, हमारे काम को इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सके, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सके, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गोल इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये काम लीडरशिप का होता है। लीडरशिप इज अ एबिलिटी, लीडरशिप एक स्किल है, एक एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस द सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील, कि जिससे कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इस तरीके से मोटिवेट करे, काम करने के लिए प्रभावित करे, कि जिससे कि अंत में जाके हम अपने गोल को अचीव कर सके। दिस इज द मेन फोकस ऑफ आवर लीडरशिप। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे कि लीडरशिप क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर, ट्रेड्स का ये, कैरेक्टरिस्टिक्स का ये एक ही बात है। गुड लीडर के अंदर क्या क्या गुण है, विशेषताएं हैं जो कि नेसेसरी हैं। सबसे पहले विजन, कि उसको क्लियर गोल और डायरेक्शन हो। जो पहले से क्लियर नहीं होगा वो दूसरों को क्या क्लियर करेगा, पहली बात। दूसरा, कॉन्फिडेंस, बिलीव इन देमसेल्फ एंड देयर टीम। उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम कर सकते हैं। अगर वो खुद ही उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डगमगा रहा है कि होगा नहीं होगा, तो दूसरों को क्या मोटिवेट करेगा, क्या इंस्पायर करेगा। गुड कम्युनिकेशन, क्लियरली शेयर्स आइडियाज एंड लिसन्स टू अदर। उसके अंदर ये लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए कि दूसरों की बात को सुने और खुद अपने आइडियाज को भी क्लियरली प्रेजेंट करे, अदरवाइज किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उसके अंदर ये हो कि वो डिसीजन अच्छे तरीके से ले सके, कॉन्फिडेंट हो,
makes fair and smart decisions, smart mind, okay, motivates others, motivate, guide, influence, ये सब कुछ हम पहले भी बात कर चुके हैं, सारा काम उसको करना आना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये एक गुड लीडर है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है लीडरशिप स्टाइल्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक के अंदर फिर से आ रहा है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, यू नो, जहां पर आपका जो बॉस है उसी की बात चलेगी, वो जो डिसाइड करेगा वही इंप्लीमेंट करा जाएगा, किसी भी टीम मेंबर की बात को एंटरटेन नहीं करा जाएगा, दैट इज ऑटोक्रेटिक, ठीक है। लीडर मेक्स ऑल द डिसीजन विदाउट आस्किंग द टीम मेंबर्स और ग्रुप। फास्ट डिसीजन मेकिंग, देखो जब किसी से पूछना नहीं, जो मेरी मर्जी आएगा मैं करूंगी, तो कितनी जल्दी डिसीजन लिया जाएगा। बट टीम मेंबर्स मे फील लेफ्ट आउट, उनको लगेगा कि हमारी तो कोई बात सुनी नहीं जाती, क्यों हम अच्छा क्रिएटिव दिमाग लगाएं, छोड़ो। मिलिट्री और इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है। देन डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसको पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। लीडर्स इन्वॉल्व द टीम इन डिसीजन मेकिंग, जो लीडर है वो अपनी टीम को इन्वॉल्व करता है ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर डिसीजन कोई लेना है तो सबसे पूछा जाएगा, तब जाके एक लास्ट में डिसीजन लिया जाएगा, सबके किसके साथ, बहुमति के साथ, जो सबको अच्छा लगेगा। इनकरेजेस टीम वर्क एंड क्रिएटिविटी, ऑफकोर्स इससे उनको भी लगेगा कि हमें भी क्या हो रहा है, हमें भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एक्नॉलेजमेंट वाली फीलिंग होगी, और वो भी क्रिएटिविटी को अपनी ओर बढ़ाएंगे। कंपनीज दैट वैल्यू इनोवेशन, वहां पे ये चीज को फॉलो करा जाता है, किसको, डेमोक्रेटिक लीडरशिप को। उसके बाद थर्ड वन इज लेजिस्फेयर, यहाँ पे क्या होता है, लीडर्स गिव्स फुल फ्रीडम टू टीम मेंबर्स, यहाँ पे लीडर सब कुछ ही टीम मेंबर के हाथ कर देता है, खुद को बिल्कुल रेस्ट वाली सिचुएशन में, कि वर्क्स बेस्ट व्हेन द टीम इज हाईली स्किल्ड। देखो जब सारा ही अंधा विश्वास टीम मेंबर को दे दिया जाए कि तुम जो करोगे ठीक है, अपनी मर्जी से चीजों को करो, तो दैट मीन्स कि आपकी जो टीम के लोग हैं वो काफी हाईली स्किल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड है, वो खुद काम करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को काम सौंप दो जिसको काम करने का मन ही नहीं करता, जिसका कोई दिमाग ही नहीं चलता, तो आप तो डूबोगे डूबोगे, वो तो डूबेंगे डूबेंगे, जो आपके टीम मेंबर्स हैं कुछ नहीं करने वाले वो, और आपकी कंपनी भी डूब जाएगी, ठीक है। वो तो वाली लाइन है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वो वाला सिचुएशन है, ये हमने नहीं करना। जो अच्छे लोग हैं, जो पता है कि इनके ऊपर विश्वास करा जा सकता है, वहां लेजिस फेयर काम चलता है, मेनली रिसर्च टीम और क्रिएटिव फील्ड्स वालों को ही काम होता है, वहां पे लीडरशिप चलता है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप, लीडर्स यूजेस पर्सनालिटी एंड चार्म टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप स्टाइल है, जहां पे आप अपने चार्म से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि देखो मैं इस तरीके से हूँ। एक लीडर अपने आप को इस तरीके से डेवलप करता है कि जिससे लोगों को लगता है कि मेरे को भी जैसा बनना है, जैसे ये है वैसे स्टाइल में भी, बात करने के स्टाइल में भी, काम करने के वे में भी। इससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होता है आपके फॉलोअर्स के अंदर। एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, हम उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं कि वो ऐसे बात करते हैं, इस तरीके से अपने आप को ढाल रखा है, इस तरीके से अपनी बिहेवियर है, नेचर है, रूटीन है, तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप के अंदर आता है। फाइनली लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके यहाँ पे मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन डालूंगी इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो नोन एज वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, इट इज क्लियर, हम वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। नाउ ये होता क्या है, कैसे होता है, इट हैपेंस व्हेन पीपल इन अ कंपनी डिसएग्री और मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। या तो वो एक दूसरे से डिसएग्री हो, उन अपनी एक दूसरे की बात से सहमत ना हो, या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में हो, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। देखिए, आपने हिंदी भाषा के अंदर, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो कॉन्फ्लिक्ट का सीधा सीधा मतलब ये आता है, कहा सुनी होना या मतभेद होना। आपके जो दो व्यक्ति हैं या फिर उससे ज्यादा लोग हैं, उनकी जो बातें हैं वो मैच नहीं कर रही, डिसएग्री हो रहे हैं वो एक दूसरे के बातों पर, तब जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हाँ ये गलत है, मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूँ, डिसएग्री, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जिनकी आपस में तो बहस हो गई, कई सुनी हो गई, या फिर वो एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तभी भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है, तो आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे, ठीक है। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। क्यों आपको किसी के जो मतलब ओपिनियंस है, विचार है, वो क्यों नहीं पसंद आ रहे, क्योंकि आपके खुद के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, आपके खुद के डिफरेंट थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, और आपकी अलग वैल्यूज हैं, इसलिए आपको जो सामने वाला बंदा है उसके चीजें कभी कभार गलत लग सकती हैं, तभी आपके जो ओपिनियंस है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। नीड्स डिफरेंट हो सकते हैं, बिलीव्स, गोल्स, इन सब जो डिफरेंट, इस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को
पैदा करता है, उत्पन्न करता है. इट यूजुअली अकर्स व्हेन टू और मोर पीपल हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट अ टास्क और डिसीजन. जब डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हो. फॉर एग्जाम्पल, आपका ये व्यू है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं. मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक दिन पहले पढ़ लो, इट्स फाइन, लेकिन अगर 5-6 दिन पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी जाए, एक एक यूनिट को उठा लिया जाए, तो एक दिन पहले इतना जोर नहीं पड़ेगा. तो ये आपका अलग वो है कि हम क्यों इतने दिन वेस्ट करें, 6 दिन हम एक दिन पहले पढ़ेंगे. और मैं ये कह रही हूं कि आप शुरुआत से नहीं तो मिड से तो तैयारी शुरू कर दीजिए जब आपको डेट शीट मिल जाए. तो आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अलग. तो आप अपनी बात को 5-6 बार बोलोगे, मैं अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलूंगी कि नहीं मैं सही बोल रही हूं, आप कहोगे नहीं हम सही बोल रहे हैं. तो एक कॉन्फ्लिक्ट उसी टाइम उत्पन्न हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे जनरेट हो जाएगा. और इसी को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं और आपको एक नॉर्मल से एग्जाम्पल दूं, तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, बहुत ध्यान से सुनेंगे इन एग्जाम्पल्स को, आप लिख सकते हैं. आपको जब डेफिनेशन की बारी आएगी तो आप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लिखेंगे डेफिनेशन और उसके बाद एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तब हो सकता है जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपसे आपके मैनेजर ने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस, व्यूज और आइडियाज मांगे हैं जिससे कि आपका प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल हो. लेकिन आप और आपके कलीग्स ने दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लेकर आए. एक बोलता है कि हमें मार्केटिंग प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक बोलता है हमें क्वालिटी क्वांटिटी इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. वो अपनी बात को सही बताने पे अड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं क्वालिटी तो छोड़ो, हमें मार्केटिंग पे ध्यान देना चाहिए, प्रमोशन पे ध्यान देना चाहिए. अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मैनेजर देख रहा है. तो ये क्या है? दिस इज कॉन्फ्लिक्ट. कि दोनों एक दूसरे की बात से डिसएग्री है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो किस पे आ गए? कॉन्फ्लिक्ट पर आ गए. सो दिस इज एग्जाम्पल जो कि आप कोट कर सकते हैं. आई होप आपको कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है अच्छे तरीके से समझ आ गया हो. फैक्टर्स कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करती हैं? फर्स्ट वन इज अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे को किसी ने कुछ काम दिया, मैं अपना वो काम करने लगी. मेरे हिसाब से जो उन्होंने मेरे को काम दिया था वो यही काम है जो कि मैं कर रही हूँ, सेल्स का. लेकिन एक अलग से आदमी मेरे पास आता है और कहता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो? तो मेरा काम है, मेरे को कहा गया है. कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना. मैं कह रही हूँ नहीं मैंने करना है, वो कहेगा नहीं मुझको करना है. सब कुछ भी क्लियर नहीं है. गलती किसकी है? गलती मैनेजर की है. ठीक है. सो अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेन रोल्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, पीपल मे क्लैश ओवर हु शुड डू व्हाट. किसको क्या करना है, क्या नहीं करना. वो कहेगा मैं करूंगा, मैं कहूंगी मैं करूंगी, तू नहीं क्यों छेड़ा, ये मेरा काम है. कॉन्फ्लिक्ट हो गया. Are you getting my point? Then interpersonal issues. Different personalities can lead to misunderstandings and personal clashes. Interpersonal issues का मतलब क्या है कि different personalities हैं जिसकी वजह से misunderstanding हो सकती है, personal clashes हो सकते हैं. This is also possible. That is known as interpersonal issues. दूसरों के साथ जो आपके issues हो रहे हैं. Lack of resources. देखो limited time हो, money का भी एक फिक्स होती है, मटेरियल्स भी, ये सारी चीजें क्या लाती है? कॉम्पिटिशन लाती है. आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं और उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी है जिसकी वजह से लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं कि इससे मैक्सिमाइज हो सकता है प्रॉफिट, इससे मिनिमम हो सकती है कॉस्ट. तो अलग अलग दिमाग लगाते हैं. इसलिए सारी जो मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो इन्हीं चीजों के पीछे होते हैं. हर एक के अपने अपने ओपिनियंस बन जाते हैं. ओके. सो एंड टेंशन अमंग टीम मेंबर्स. इससे टेंशन भी होती है और देखो टेंशन का तो घर ही लड़ाई का है ना. तो ये सारी चीजें होती हैं. देन वी आर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट तो देखो व्हेन पर्सनल गोल्स डोंट मैच द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इट क्रिएट डिसएग्रीमेंट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी सैलरी मिले, आप अच्छा अपने घर के लिए भी लेकर जाएं, लेकिन आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं मीट कर पा रहा क्योंकि उसको अपनी मिनिमाइज करनी है अपनी कॉस्ट को. तो इससे क्या होगा कि आप इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करके देंगे उन्हें और आप भी मतलब मूड खराब रहेगा, हर चीज से डिसएग्री करेंगे कि नहीं मेरे को आप इंसेंटिव्स दो, मेरे को आप रिवॉर्ड्स दो, आप ही क्या कर रहे हो, मैनेजर से लड़ने लग जाओगे, है ना. तो अलग अलग चीजें हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. आपके इंटरेस्ट के बेस पे चीजें बन भी जाती हैं और बिगड़ भी जाती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. सो दीज आर दी फैक्टर्स जिनके वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है. आई होप इट इज क्लियर. प्रोसेस पढ़ेंगे. ओके.
सो स्टेज 1, ये 5 स्टेजेस के अंदर इसका काम होता है, ठीक है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। ओके, स्टेज 1 में क्या होता है? रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस है कि किन किन स्टेजेस को पार करके एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। बात समझ आ रही है मेरी? अपोजिशन, रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहला स्टेज है कि रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट का। जो ये बहसबाजी हुई है, जो ये मतभेद हुए हैं, इसका रीजन क्या है, उसकी जड़ में जाएंगे सबसे पहले हम। सो पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है, नहीं याद होता, छोड़ देना इसको, इतना याद रख लेना, रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। दिस इज व्हेन समथिंग स्टार्ट्स कॉजिंग टेंशन। मतलब रीजन क्या होता है किसी भी चीज का, गुस्से का, कि कोई चीज आपको टेंशन देने लग जाए, आपको मेंटल ट्रॉमा दे कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ गलत है, कुछ डिसएग्री वाली फीलिंग आपको आए, लाइक बैड कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, ज्यादातर टेंशन तब होती है जब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर मिसकम्युनिकेशन। मैं कुछ और कहना चाहती थी, आपने कुछ और समझा, हमारी बहस हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करी थी वो आपने नहीं बोला, और जो आप मेरे से एक्सपेक्ट करते थे वो कुछ और चीज हो गई, हमारी कुछ बहस हो गई, गुस्सा हो गया। सो रॉन्ग स्ट्रक्चर, कोई अनक्लियर रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पहले पढ़ चुके फैक्टर्स में, वो कुछ हो गया। कोई पर्सनल इश्यूज है, आपने कोई मेरी वैल्यूज पे गलत कमेंट कर दिया, या मैंने आपके किसी बिलीफ को पिन पॉइंट कर दिया, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एंटीसीडेंट कंडीशंस, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है। जो जड़ है, जड़ क्या है कि हमारे कोई इश्यूज हो गए, हमारे कोई बैड कम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कोई अनक्लियर रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब की वजह से जड़ पैदा हो गई कॉन्फ्लिक्ट की। तो मेन रीजन, जिसको आप एंटीसीडेंट कंडीशंस भी बोलते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मैं हर पॉइंट को बार बार रिपीट करूंगी बिकॉज ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है। स्टेज 1 में हम क्या कर रहे हैं? स्टेज 1 में हम हमारे दिमाग में ये बिठा रहे हैं कि ये क्या है, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर होती है चीजें यहाँ पे? ओके, नाउ फोकस ऑन द सेकेंड वन। स्टेज 2 क्या कहता है? रियलाइजेशन, कि हमें फील हो, हम उसको क्या करें, पॉइंट कर ले कि हाँ कुछ हुआ है। रियलाइजेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। क्या मतलब है समझते हैं। नाउ द पीपल स्टार्ट फीलिंग और नोटिसिंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब हमें होता है कि हाँ कुछ हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है। परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट व्हेन समवन रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग। उन्होंने मेरे से ऐसे बात करी, दैट हर्ट्स मी, ऐसे बात नहीं करनी थी, और मैंने उनको जो बोला वो मेरे को कभी रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो सामने वाले को रियलाइज होता, हमें कभी अपनी गलती महसूस नहीं होती। लेकिन जो उसने मेरे को बोला वो मेरे को भी रियलाइज हो रहा है, तो मैं परसीव कर रही हूँ दैट समथिंग हैपेंड विच इज रॉन्ग। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, परसीव कर लिया कि हाँ कुछ हुआ है। देन फेल्ट व्हेन समवन बिकम्स इमोशनली अपसेट और स्ट्रेस्ड, तब हम कहेंगे कि हाँ इसका कुछ हुआ है। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, आपके स्कूल में कोई लड़ाई होती है, घर पे आते हो तो आपकी माँ उसी टाइम आपको कहती है किससे लड़ाई करके आया, क्या हुआ, मूड खराब लग रहा है। So when someone becomes emotionally upset or stressed, that means something happened related to any conflict with someone or something else. This is where the conflict becomes real in the mind and heart. तब आप उसको फील करते हो, परसीव करते हो कि मेरे साथ कुछ हुआ है, मेरे दिल दिमाग में वो चीजें घूमती रहेंगी। अगर आपके साथ किसी का कुछ भी होता है तो वो चीज आपके दिमाग में मतलब रिपीटेडली आती ही रहती हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेज, द रियलाइजेशन। फर्स्ट वन इज अ रीजन, सेकेंड वन इज अ रियलाइजेशन, कि अब आपको फील होना शुरू हो गया है, आप परसीव कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या है? आई होप 2 स्टेज तो समझ आ गई होंगी। तीसरी स्टेज है, अब आपको रियलाइज तो हो गया है कि मेरे साथ कुछ है जो कि बहुत गलत हुआ है और आई एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, आप इमोशनली अपसेट हो और सब कुछ। नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट टू डू, क्या करें, क्या आपके इंटेंशंस हैं। एट दिस स्टेज द पर्सन डिसाइड हाउ टू रिएक्ट। देखो, आपको पता रीजन आपका जो भी था, फिर आपको रियलाइज भी हो गया। नाउ दिस इज अ टाइम टू टेक एक्शन, कि अब आप क्या करोगे, कैसे उसको सॉल्व करोगे, इग्नोर करोगे, एक्सेप्ट करोगे, क्या करोगे। सो देयर आर 5 वेज पीपल यूजुअली हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। ये 5 ऐसे वेज है जो आम आदमी है, इनमें से ही कोई 5 में से कोई एक चीज करता है कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए। जो ये 5 है ना, जो आपको सामने दिख रहे हैं, याद नहीं होते, रट्टाफाई कर लो, मग अप कर लो, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रही हूँ, PYQ में क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है। CCC, CCC, AA,
ऐसे याद कर लो, CCCA या AACCC, ठीक है, किसी भी तरीके से मर्जी है तुम्हारी। सबसे पहले कॉम्पीटिंग, आई वॉन्ट टू विन, compete करते हैं। उसने मेरे को कैसे कह दिया, मैं कम हूं किसी से, लड़ जाऊंगी भिड़ जाऊंगी लेकिन अपने आप को जिता के मानूंगी। कंपीटिंग वाली फीलिंग ज्यादातर लोगों के अंदर ये होती है। ओके, दिस इज कंपीटिंग, आई वॉन्ट टू विन। इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेंगे कि अगर कुछ बहसबाजी हुई भी है तो मैं अपनी बात को आगे रखूंगा एंड आई वॉन्ट टू विन, मैं जीत जाऊंगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म। मैं अपने पॉइंट को ये मतलब सबके सामने दिखा दूंगा, प्रूफ दे दूंगा कि आई वॉज द वन हु वॉज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हैंडल हो जाएगा। सेकेंड वन इज कोलैबोरेटिंग, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। ये बहुत कुछ सियाने लोग करते हैं कि आओ मिल बांट के कुछ कॉम्प्रोमाइज, चल कॉम्प्रोमाइज नेक्स्ट, सॉरी, कोलैबोरेट कर लेते हैं, अपनी आप अपनी कहो मैं अपनी कहूंगी और मिल बांट के अपनी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है, लेट्स गिव एंड टेक। तुम ये कॉम्प्रो करो, मैं ये कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये एक सोल्यूशन होता है। कोलैबोरेशन का मतलब आपको समझ आ गया कि साथ मिलकर हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर, मिल बांट के जो भी हमारा ओपिनियन बन रहा है उसको कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कुछ कॉम्प्रोमाइज करना। अगर आप ये चीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप ये बात अपनी हटा रहे हो कि हाँ मैं गलत था, सॉरी हूं, तो मेरे को भी, आप मेरे से भी कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करे, ये भी कहीं झुके। ठीक है, कि ये तू गलत थी, यहाँ पे भी तो झुके और मेरे को सॉरी बोले। ठीक है, सो दैट इज व्हाट लेट्स गिव एंड टेक वाला सिचुएशन कॉम्प्रोमाइजिंग में। अवॉइडिंग मीन्स व्हाट, ये तो बिल्कुल ही जो संत महात्मा लोग होते हैं ना वो ऐसा करते हैं। अवॉइडिंग, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, हो गया, वो मेरे से नाराज है, रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बहस हो गई है, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम हैप्पी। अवॉइडिंग। ओके, लास्ट वन इज अकोमोडेटिंग, यू गो अहेड, आई विल एडजस्ट। तुम जाओ मैं एडजस्ट कर, दैट इज अकोमोडेटिंग। कौन करता होगा ऐसा, करते भी हैं लोग, बिकॉज दीज आर दी 5 थिंग्स विच पीपल यूजुअली डू। ओके, अकोमोडेटिंग, यू गो अहेड, आई विल एडजस्ट, मैं देख लूंगा। ठीक है, सो ये 5 ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब आपका जब ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, इन 5 में से किसी भी वे को अपना के, बेशक वो कंपीटिंग हो, कोलैबोरेटिंग हो, कॉम्प्रोमाइजिंग हो, अवॉइडिंग हो और अकोमोडेटिंग। 5 चीजें याद कर ली अपने। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रोमाइजिंग, सॉरी सीरीज वाइज चलते हैं। फर्स्ट वन इज कंपीटिंग, कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग, देन अवॉइडिंग एंड अकोमोडेटिंग। मेरे को भी याद हो गया, आपको भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको मतलब से समझेंगे। मैंने जो एक लाइन यहाँ पे लिखी है ना, ये स्पेसिफिकली इसलिए लिखी है क्योंकि ये पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि किसका मतलब क्या था। ओके, दिस इज स्टेज 3। उसके बाद स्टेज 4 क्या कहता है, एक्शन टाइम। अब आपका बिहेवियर, कि आपने उधर ये तो सोच लिया कि आपको करना क्या है, व्हाट टू डू, लेकिन अब एक्शन की बारी है। ठीक है, एक्शन में क्या होगा, आपका बिहेवियर की बात करते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स विजिबल, वी नो पीपल शो देयर रिएक्शन थ्रू वर्ड्स और एक्शंस। अब अगर आपका मन में ख्याल है कंपीटिंग वाला, तो अब आपके जो एक्शन होगा वो, जैसे मैंने उस टाइम रिएक्ट करा था, बिल्कुल सेम वैसा होगा, गुस्से वाला, कि चलो मैं अपनी बात रखूंगा, एंगर है और सब कुछ है। ठीक है, तो अभी एक्शंस की बात कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स ओपन आर्ग्यूमेंट्स और साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट कौन करेगा, जिसने अवॉइडिंग वाले फेस को चुना है। ठीक है, व्हाट टू डू में उसने किसको चुना है, अवॉइडिंग को, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, ये उसका बिहेवियर होगा। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए और कंफ्यूजिंग ना हो। स्टेज 3 में हमने बात करी कि इंटेंशंस क्या होंगे, व्हाट टू डू। अब आपने जब अपनी इंटेंशन समझ ली कि आपको करना क्या है, कंपीट करना है, कोलैबोरेट करना है, अवॉइड करना है, उसके हिसाब से आपके बिहेवियर होंगे। इसलिए स्टेज 4 पे रखा गया है आपके एक्शन टाइम को, कि उसके हिसाब से आप क्या बिहेव करोगे। अगर आपने कोलैबोरेट करना है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, पोलाइट होगा, बातों को सुलझाने वाला होगा। ठीक है, सुलझ आप बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपका अवॉइड करने वाला व्हाट टू डू होगा, इंटेंशन होगा, तो आपका बिहेवियर क्या होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट, आपस में इंटररिलेटेड। ठीक है, आपको चीज समझ आ रही है। देन वी टॉक अबाउट व्हाट पर्सन डज, वो क्या करता है, बिहेवियर। हाउ द अदर पर्सन रिस्पॉन्स, ये भी आपका एक्शन टाइम में आता है। क्या पता आप तो जा रहे हो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करने के, लेकिन सामने वाला बंदा रेडी ही नहीं है, अगेन चेंजेस आएंगे आपके अंदर। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो कि आप स्टेज 4 एक्शन टाइम में लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज स्टेज 5, रिजल्ट। आउटकम क्या है, बहुत बातें कर ली, लेकिन आउटकम क्या है, कंक्लूजन क्या है। सो फाइनली द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स एंड गिव्स अ रिजल्ट।
अब आपने देखो सोच भी लिया, जड़ क्या है, अपने बिहेवियर, अपना व्हाट टू डू, सब कुछ कर लिया। अब रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट में आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड तो देखो करना ही है, बेशक वो अच्छे आउटकम पे हो या फिर वो बैड आउटकम पे हो। टीम परफॉर्मेंस गोज डाउन, लेस कॉपरेशन। अगर बैड आउटकम है, आपका कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ और बुरे नोट पे एंड हुआ है, तो इससे आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वही नीचे जाएगी। क्योंकि एक आदमी का तो मुंह फूला रहेगा या दो के फूले रहेंगे, कभी भी आपस में ढंग से काम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो चीजें अपने आप, प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट करेगी। आपका तो जो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का बिगड़ेगा। दैट्स अ मेजर पॉइंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर होती है बात? सेकेंड वन इज गुड आउटकम, कि अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट था और आपने मिल बांट के जैसे भी उसको सॉल्व कर दिया, तो इससे टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बिकॉज अब किसी के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी की एक बार लड़ाई हो जाती है, उन्होंने सॉल्व कर लेती है, तो उनके अंदर फ्रेंडली नेचर और अच्छा मतलब मिलनसार हो जाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सो ये गुड आउटकम है। दो आउटकम ही पॉसिबल है, बैड या गुड, और ये ओवरऑल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। बैड है तो नीचे जाएगी आपकी परफॉर्मेंस, और गुड है तो आपकी भी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की दोनों की इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। So, what is grievance? A grievance is a complaint or concern raised by an employee about their work, workplace and how they are treated. Grievance का एक तरीके से हिंदी में मतलब बताऊं तो आपकी शिकायतें, ठीक है, आपको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो आप वो प्रॉब्लम को रेज करें और जो भी कंसर्न अथॉरिटी उसके पास जाएं। सो बिकॉज इट्स अ कंप्लेंट और कंसर्न रेज्ड बाय एम्प्लॉय अबाउट द वर्क प्लेस और हाउ दे आर ट्रीटेड। क्या उनके काम में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो खुश नहीं है, अपने इन्वायरमेंट से खुश नहीं है, सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर रहे, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, डिसअग्रीमेंट है और अनहैप्पी है। सो और साथ साथ उनके साथ कैसे ट्रीट हो रहा है, किसी भी चीज को लेकर अगर उनको कोई शिकायत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो वो जाके कंसर्न अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। इट कैन बी अबाउट थिंग्स लाइक अनफेयर ट्रीटमेंट। कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिसपे ग्रीवियंस हो एक एम्प्लॉय का? सो इट कैन बी अबाउट अनफेयर ट्रीटमेंट, आपके साथ अनफेयर बिहेव करा जाए, सैलरी इश्यूज हैं, वर्कलोड है, प्रेशर है, कॉन्फ्लिक्ट्स है विद मैनेजर्स और कोवर्कर्स, कोई भी इशू हो सकता है। एक अच्छे वाटर कूलर से रिलेटेड भी इशू हो सकता है। और बताओ, कोई भी ऐसा इशू जो कि एम्प्लॉय को परेशानी दे, शिकायत दे, वो एक इशू और एक ग्रीवियंस के तरीके से ही लिया जाएगा और इसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। जो भी आपकी अथॉरिटी है वो जो भी एक्शंस लेगी वो उनके डिपेंड करते हैं, लेकिन एक्शंस लिए जाएंगे। और अगर पहली बार में वो बात ना सुने तो आप और उसके ऊपर हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। टाइम्स होते हैं कि आप किस तरीके से कितने इंटरवल के बीच में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं रिगार्डिंग योर ग्रीवियंस। ये बड़ी बड़ी कंपनीज में एक पूरा प्रोसीजर चलता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीवियंस कि किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है कि सैलरी रिलेटेड हो सकती है ग्रीवियंस, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज की डेट में सैलरी रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, सैलरी रिलेटेड मींस कंप्लेंट्स अबाउट वेजेस, इनकम, इंसेंटिव, जॉब असाइनमेंट्स एंड ऑल। रूल्स एंड प्रमोशन, ऑफ कोर्स आपके जो रूल्स हैं, ये रूल्स नहीं है, रोल्स होना चाहिए, या रूल्स भी, हाँ कहीं कहीं आपको रूल्स में भी प्रॉब्लम होती है। रूल्स, प्रमोशन, रोल्स, प्रॉब्लम विद ट्रांसफर, प्रमोशन, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। वर्किंग कंडीशन, एज आई टोल्ड यू कि सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर फैसिलिटीज, आपको वॉशरूम क्लीन नहीं लग रहे आपके ऑफिस के, सो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है, आप इसके ऊपर भी अपनी कंप्लीट असाइन कर सकते हैं। सुपरविजन एंड बिहेवियर, आपको डिसिप्लिन में या फेवरेटिज्म में कि भाई बायस्ड हैं आपके मैनेजर, नेपोटिज्म है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, बैड बिहेवियर है उनकी तरफ से। वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, की कोई एग्रीमेंट हुआ है और वो उसको नहीं मान रहे, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उन सारी चीजों को लेकर यू कैन रेज योर वॉइस। ठीक है, इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ, इतने टाइप से ग्रीवियंसेस होते हैं जो कि इन चीजों से रिगार्डिंग हो सकते हैं एक एम्प्लॉय को इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो फाइनली यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक हमने सारे यूनिट्स को अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेल पे या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं भी पूछ सकते हैं। और ये सारे नोट्स यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक आपको टेलीग्राम चैनल बीसीए विद खुशी शर्मा पे मिलेंगे। तो नोट्स की भी कोई टेंशन नहीं है, फटाफट से वहां जाके सब कुछ रीड करते जाना, तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।